हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? आप लोग हमारे ख्याल से स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए हम साइंस पढ़ा रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में आपने रेलवे की कुछ वैकेंसियों के बारे में सुना होगा। 2 लाख लगभग। ठीक है। अब आरटीआई से क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है कि 2 लाख लगभग जो है 36 या 39 हजार जैसे भी हैं, तो यानी कि 2 लाख के समथिंग है वैकेंसी। अब वो सही है या गलत है, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर बता रहे हैं सही है गलत के बारे में सारा कुछ। हम भी जानकारी लिए हैं, हम आपको भी बाद में बता देंगे एक वीडियो अलग से बना के, क्या सही है क्या गलत। लमसम लगभग में 2 लाख वैकेंसियां आएंगी या कैसे क्या है, ये कहाँ से यह न्यूज लीक हुई है, ये सही है ये गलत है। तो आइए हम जो सेशन हम पढ़ा रहे हैं सबसे पहले उसकी बात करी जाए। मेन भूमिका वही होती है। तो आप लोग बेहतर पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि एग्जाम बस दर के दर एग्जाम लगे हुए हैं। आप अगर एएलपी के दें, उसके बाद फिर टेक्नीशियन का देंगे, फिर उसके बाद आरपीएफ का देंगे, क्योंकि लगातार एग्जाम आपके रेलवे के और एक जो कैलेंडर जारी हुआ तो उस हिसाब से फिर है। उसके बाद 2025 के भी एग्जाम लगे हुए हैं, उनका कैलेंडर भी जैसे ही सिस्टम। तो कहने का मतलब यह है कि पढ़ाई आप रेगुलर बनाए रहें। क्या करें? पढ़ाई आप रेगुलर बनाए रहें। या मत छोड़िए कि जब एग्जाम आएगा तब हम पढ़ाई करेंगे, और पहले जब फॉर्म भर ले, अगर फॉर्म भर जाएगा फिर इसके बाद पहले घूम ले, उसके बाद जब पास में एग्जाम आ जाएगा तो उसके बाद हम तैयारी करना छोड़ेंगे। ये सारी बात गलत है। तो कहने का मतलब आप अगर डेली चाहे 1 ही घंटा पढ़ो, लेकिन पढ़ो। अब जैसे 24 घंटा होते हैं रात और दिन मिला के, ठीक है, 24 घंटा होते हैं। 24 घंटा में देखो 8 8 9 घंटे की रात होती, बाकी दिन होता है। आप अगर डेली 2 घंटा पढ़ रहे हो तो एक हफ्ता में 7 दिन 14 घंटा पढ़ चुके हो। तो कहने का मतलब डेली आप पढ़िए। डेली पढ़ने से होता है, कई बच्चे पढ़ रहे हैं डेली, अगर आप एक दिन मिस किए ना तो कितने लाख लड़कन से पीछे चले जाओगे आप। ये हम गारंटी देते हैं। देखो, दूसरे को हम नहीं कुछ कह सकते हैं कि हम दूसरा को बहुत आता हमको कम आता। हम अपने अंदर की कमजोरी को झांके, हमारे अंदर कमजोरियां क्या है, हमें अंदर दिक्कत क्या है। हम दूसरे ने देखो उनको सिलेक्शन हो चुका, हमारा नहीं हुआ, अब हम तैयारी नहीं करेंगे, हम कमाने चले जाएंगे। अरे अपने अंदर कमजोरी ढूंढो क्या है। उनके अंदर तो कमजोरी नहीं थी तो उनका सिलेक्शन हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि आप अपने अंदर पहले कमजोरी ढूंढो कि हमारे अंदर कमजोरी का है। हमारी जीएस कमजोर है, हमारी मैथ कमजोर है, हमारी रीजनिंग कमजोर है, क्या क्या कमजोर है, तो वो सारी जानकारी आप पहले कलेक्ट करें, तो उसके बाद आप तैयारी पर लगे रहें। तो आइए हम सेशन की बात करते हैं। प्रकाश पार्ट 3 है। प्रकाश पार्ट 3 है। प्रकाश हम बढ़िया से आपको बताते चले जा रहे हैं क्या होता है प्रकाश के, एकदम बढ़िया सीरीज वाइज वन लाइनर क्वेश्चन हम पढ़ाते चले जा रहे हैं। आपको इस तरह कभी मिला होगा या नहीं मिला होगा हम ऐसे नहीं बता सकते, क्योंकि सारे टीचर हैं, सभी हैं, सब कोई पढ़ाता है, लेकिन हम वन लाइनर पढ़ा रहे हैं कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो कैसे रटा जाता है। अब इसमें बात आती है, इसके पहले हम अवतल दर्पण के बारे में बताया है, उत्तल दर्पण के बारे में बताया, उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या होती है, अवतल दर्पण की परिभाषा क्या होती है, हम सारी चीज बता दिए। अब क्या बताएंगे? अवतल दर्पण का उपयोग बताएंगे, अवतल दर्पण के उत्तल दर्पण का उपयोग बताएंगे। इनका सबका होता उपयोग कहाँ होता है, क्या होता है, कैसे होता है, इस सब के बारे में जानकारी हम आपको देंगे। आइए इसमें क्या बात करते हैं। अवतल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अब बात यहां पे समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? अवतल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है अवतल दर्पण की। देखो मेन पॉइंट ये है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या मतलब कैपिटल आर, ठीक है, और यहां पे फोकस दूरी यानी कि एफ। तो यानी कि एफ जो है और ये दोनों क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अब बात आती है उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण की क्या बताना है? उत्तल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक, मतलब प्लस लगा रहेगा। तो यानी कि उत्तल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। अब बात करते हैं, जैसे कि हमने इसके बारे में बता दिया उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, अब इनके हम उपयोग के बारे में बता दें। क्या बता दें? इनके उपयोग के बारे में बता दें। अब उपयोग क्या है, कैसे बताएं उपयोग? देखो ये उपयोग लिखे, अवतल दर्पण का उपयोग देखो, सौर भट्ठियों में क्या है? सौर भट्ठियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो सौर भट्ठियां होती हैं उनमें प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। यह बात क्लियर हो गई। अब यहां पे एक बात और लिखी है, दूसरा क्या है? एग्जाम्पल तौर पर हजामत बनाने वाले दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब बात आती है हजामत बनाने की। अब हजामत बनाने की वो बात नहीं है कि मार उनको बुलाए के मार टूट फाड़ दियो, उनका मार कूट काट दियो, कह दो इनका हजामत बना दी, वो हजामत की बात नहीं होती। उसमें कहां शीशा लगेगा? वहां अवतल दर्पण की आवश्यकता का मारे टूरे में अवतल दर्पण की आवश्यकता लगेगी क्या?
वो उसमें हम बात नहीं करते। हजामत का मतलब यह है कि जहाँ पे दाढ़ी वगैरह बनाई जाती है, मुच्छे काटे जाते, मुच्छे बनाए जाते, वो शीशा जो लगा रहता है, ठीक है, नाई की दुकान में, ठीक, सैलून, तो यानी कि वहां पे जो लिखा रहता है, तो वहां हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब बात समझ में आ गई ना, हजामत क्या होता है। आप वो गलत मत समझना कि हजामत मार टूर के उनका इकट्ठा कर दो, उसके बाद में कर दो उनका हजामत बना दी हम, वो नहीं है। हम इसकी बात कर रहे हैं जहाँ पे दाढ़ी और मूछें बनाए जाते हैं, दाढ़ी काटी जाती है, मूछें काटे जाते हैं, वहीं पर जो अवतल दर्पण लगा होता है। ये बात क्लियर हो गई। अब नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 क्या है? दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। ये बात है। अब यहाँ पे ये क्या है? दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण। देखो हम तो पढ़ाते चले जा रहे हैं, लेकिन हम आपको इसलिए समझा रहे हैं एक एक पॉइंट की। देखो चाहे जितना हम आपको रटाया रटना भूल जाओगे, लेकिन अगर एक बार समझ गए ना तो कभी नहीं भूलोगे। क्या होगा? कभी आप नहीं भूलोगे। अब यहाँ पे आती दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किए जाते हैं। देखो मशीन टाइप में अंदर डाल देते हैं, फिर कंप्यूटर पर देखते हैं बड़ा प्रतिबिंब कि हाँ दिक्कत क्या है, इनको कैसे क्या है, तो यानी कि दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए यह अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब बात समझ में आ गई ना? ठीक है। उसके बाद क्या है? अवतल दर्पण का उपयोग टार्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे देखो एक बात आती टार्च। देखो चाहे प्रेजेंट टाइम पे हो, चाहे भविष्य में, चाहे वर्तमान में हो, चाहे जो बीत चुका हो, तो यानी कि जो टार्च होती है, जो आगे टार्च में जो कांच लगा होता है, वो कांच होता है अवतल दर्पण। जब प्रकाश मारते हो तो फैलता है, देखो बाहर जाके ऐसे, ठीक है। उसके बाद टार्च में लगा रहता है अवतल दर्पण। उसके बाद सर्च लाइट जो होती है उसमें भी लगा रहता है अवतल दर्पण। और यहाँ पे लिखा वाहन के अग्रदीपों का मतलब हेडलाइट। देखो जो वाहन के जो ट्रक है, ट्रैक्टर है, ठीक है, ब्लोरो है, ठीक है, देखो थार देखा होगा, तो यानी कि जो उनके आगे लगा रहता है हेडलाइट को जो अंदर मोटा वाला कांच होता है वहां पे लगा होता है क्या? अवतल दर्पण। जैसे ही प्रकाश पड़ता है देखो भी फैल जाता है। अगर उत्तल लगा हो तो सीधा सीधा जाए, क्या हो? सीधा सीधा जाए, जितना मतलब जितना है होल, जैसे इतना है तो इतने प्रकाश जाएगा। तो अवतल दर्पण में आगे प्रकाश फैल जाता है। ये बात समझ में आई? वाहनों के अग्रदीपों में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब ये बात यहाँ समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग टार्च, सर्चलाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगर ये बात क्लियर हो गई, अब यहाँ पे हमने बता दिया टार्च के बारे में, सर्च लाइट के बारे में बता दिया, हेडलाइट के बारे में बता दिया। यहाँ पे हमने लिखा था वाहनों के अग्रदीपों को मतलब हेडलाइट। आप वाहनों के अग्रदीपों नहीं समझ पा रहे हैं तो हेडलाइट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग परावर्तक दूरबीन में होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण का उपयोग परावर्तक दूरबीन में होता है। ये बात क्लियर हो गई ना? ठीक है। अब बात आती है उत्तल दर्पण का उपयोग। क्या होता है? उत्तल दर्पण के उपयोग। देखो अवतल दर्पण का उपयोग समझ में आ गया है। अब बात करते हैं हम उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में। अब नंबर 1 क्या है? उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी में चालक द्वारा पीछे से आती गाड़ी को देखने के लिए किया जाता है। क्या होता है? चालक, देखो उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी में चालक द्वारा पीछे से आती, देखो जैसे कि हम 2 पहिया वाहन से जा रहे हैं, जो साइड में शीशा लगा होता है, पीछे से गाड़ी देखने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे अवतल नहीं लगेगा। अब ये मत देखना, अगर आप उत्तल में शीशा व चेहरा आप देख रहे हो तो आपका चेहरा उठा उठा दिखाई देगा, लेकिन अवतल में देखोगे तो बढ़िया दिखाई देगा। जो बगल में शीशा लगा होता है उसमें आप देखोगे तो चेहरा उठा उठा दिखा, तो यानी पीछे से आपसे गाड़ी। एक और एग्जाम्पल है, जो 2 मंजिले बसें होती, शायद लिखा होगा यहाँ पे, देखो लिखा, हाँ ये लिखा, 2 मंजिले सवारी बसों में सीढ़ी को देखने के लिए किया जाता है। बसों के साइड में देखो डबल शीशा, एक पीछे से आती गाड़ी देखने के लिए लगा, एक और बड़ा शीशा इस तरह लगा रहता है। वो क्या होता है? वो सीढ़ी देखने के लिए किया जाता है। कोई सीढ़ी तो पीछे से तो चढ़ता नहीं जा रहा बस पे हमारे, तो यानी कि उसको देखने के लिए किया जाता है। ये बात समझ में आ रही ना आपको? देखो हम सारे एग्जाम्पल बताए हैं और अच्छी प्रकार से आपको समझा दे रहे हैं कि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि ये रेलवे के एग्जाम में कई बार पूछे हुए प्रश्न है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिखे हुए हैं, हमने जो लिखा सब प्रीवियस ईयर है। उसके बाद तीसरा नंबर है, दुकान में चोरी से चीजों को उठाने वाले पर नजर रखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब देखो दुकान में चोरी से चीजों को उठाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो यानी कि अब दुकान में चोरी से चीजों कैसे कहा है? देखो जैसे कि शीशा ये साइड लगा हो, आप केवल शीशे में देख रहे हो, व्यक्ति को ना देखो तो शीशे में दिखाई देगा कि व्यक्ति क्या कर रहा है।
जैसे शीशा लगा हो, अब हम इसमें शीशे में देख रहे हैं, कोई इधर पीछे खड़ा हो, जैसे कैमरा वगैरह लगे हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें कैमरा को, तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं हम कैमरा को नहीं देख रहे हैं, लेकिन ये मिरर को देख रहे हैं तो हमको कैमरा दिख रहा, कैमरा दिख रहा है, स्टैंड दिख रहा, सारा कुछ दिख रहा। तो यानी कि जैसे हम मिरर को देख रहे हैं तो पीछे कोई कार्य कर रहा है तो हमको इसमें मिरर में दिख रहा है, तो हम उसको पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हो, दुकानों में चोरी से चीजों को उठाने वाले को नजर रखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये बात क्लियर हो गई ना, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। देखो हमने जितने भी एग्जाम्पल हमने बताए हैं, आपको सारे एग्जाम्पल समझाए हैं आपकी भाषा में, आपकी भाषा में हमने समझाया, किसी दूसरे की भाषा में, फिजिक्स की भाषा में नहीं समझाया, हमने आपकी भाषा में समझाया है कि यानी कि जितने भी एग्जाम्पल हैं। अब चाहे तो आप इनका क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, तो आगे हम और लिख दें। आइए आगे बात करते हैं। अब क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, एक पॉइंट और रह गया था, क्या, उत्तल दर्पण का उपयोग परावर्तक लैंप में किया जाता है। किसमें किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग परावर्तक लैंप में किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात आती है, अब देखो एक फार्मूला, ठीक है, गोली दर्पण के लिए सूत्र। अब बात आती है गोली दर्पण के लिए सूत्र। यहां इक्वल का साइन लगा है, नॉट इक्वल का नहीं है। गोली दर्पण के लिए सूत्र 1/v + 1/u = 1/f। अब यहां पे f क्या है, f बराबर फोकस दूरी, क्या है, फोकस दूरी। u बराबर क्या है, वस्तु की दूरी, क्या है, वस्तु। और v क्या है, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, क्या है, प्रतिबिंब। यहां पे बात समझ में आ गई, ठीक है। 1/v + 1/u = 1/f। तो f क्या है, फोकस दूरी, u क्या है, वस्तु की दूरी, और v क्या है, प्रतिबिंब। अब वहां पे आ जाता है क्वेश्चन, तो हम न्यूमेरिकल जब चलाएंगे तो एक साथ केवल न्यूमेरिकल ही चलेंगे। ऐसे आपको हम थ्योरिकल सम्मा से वन लाइनर क्वेश्चन सम्मा के निकाल के आपको हम बता दे रहे हैं। अब जैसे कि फोकस दूरी दे दिया गया है, वस्तु की दूरी दे दिया गया है, तो आपको निकालना क्या है, प्रतिबिंब की दूरी यानी कि v निकालना। अब जैसे आपको वैल्यू u की पता है और f की पता है, तो निकालनी किसकी है, v की निकालनी है। अगर v की दिया है, u की दिया है, तो निकालनी किसकी है, f की, यानी कि फोकस दूरी है। और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में एक संबंध बता दे पहले हम, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध f बराबर r/2, यानी कि ये क्या है, r क्या है, वक्रता त्रिज्या है, और f क्या है, फोकस दूरी है। और कभी कभी क्या हो जाता है, r बराबर 2f, ऐसे भी बन जाता है। यानी कि अगर जैसे कि वक्रता त्रिज्या 20 दिया है तो फोकस दूरी 10 हो जाएगी, अगर फोकस दूरी 10 दिया है तो वक्रता त्रिज्या 20 हो जाएगी, यानी कि दुगनी हो जाएगी। यहां देखो अगर 10 रखे 10 दूनी 20 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। यहां पे ये पॉइंट छूट रहा था, हम सोचे कि न्यूमेरिकल में बताएं, लेकिन अब हम आपको इसी जगह बता दिए। अब बात क्लियर हो गई है। अब आगे बात क्या आती है, आगे बात आती है गोली दर्पण के लिए सूत्र ये हो गया। आवर्धन क्या होता है, जैसे कि कोई डिफिनीशन पूछ रहा आवर्धन क्या होता है, तो हम आपको आवर्धन की डिफिनीशन बता दे रहे हैं। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब प्रतिबिंब की लंबाई, यहां पे देखो प्रतिबिंब की लंबाई हो गई, ये वस्तु की लंबाई हो गई, और यही वो भी है। कभी कभी ये वो दूरी दे लंबाई दे दी था, कितना लंबा है, 4 सेंटीमीटर लंबा है वस्तु का। तो यानी कि I/O भी वही, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं, और इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ये बात समझ में आ गई ना कि आवर्धन क्या होता है। आवर्धन होता है प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। तो m बराबर क्या होता है, I/O = -V/O, अब यहां पे एक बात ये हम आपको बता दे रहे हैं, क्या बात है, कि जैसे कि यहां अगर ये दर्पण है तो यहां माइनस है, अगर यही जगह अगर आवर्धन लेंस के जगह पे होता तो यहां प्लस हो जाता, माइनस ना लगता। अब बात समझ में आ गई यहां तक की। और जैसे कभी कभी फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दे दे, तो हमको आवर्धन निकालने के लिए हमने 60 फार्मूला निकाल के रखा है।
शॉर्ट फार्मूला क्या है, m बराबर f माइनस वी अपॉन एफ। क्या है, m बराबर f माइनस वी अपॉन एफ। दूसरा शॉर्ट फार्मूला है m बराबर f अपॉन f माइनस यू। तो यानी कि u दिया, मतलब कि u दिया हो, f दिया हो तो आवर्धन निकल आएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो यानी कि ये प्रकाश का परावर्तन का जो प्रोसेस है सारा समाप्त हो चुका है। अब देखो ये लाइट का चल रहा है, यानी कि प्रकाश का चल रहा है, ये पार्ट 3 के अंतर्गत आता है। तो अब यानी कि प्रकाश का परावर्तन समाप्त हो चुका है। अब प्रकाश के अपवर्तन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्रकाश के अपवर्तन की बात करेंगे। अब प्रकाश के अपवर्तन में हम आपको कुछ बता देंगे और बाकी जानकारी अब अगले वीडियो में आपको मिलेगी, क्योंकि इसमें अभी परावर्तन के बारे में बताना है, परावर्तन के बारे में बता दे रहे हैं, अपवर्तन के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। अब पहले इतना हम आपको समझा दें, ठीक है? तो यानी कि ये चीज हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे, ठीक। अब आइए, अब प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। अब बात आती है प्रकाश के अपवर्तन की। तो प्रकाश का अपवर्तन की डेफिनेशन क्या होती है? जैसे हम इंटर में पहुंच गए तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, क्योंकि हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। देखो आजकल में एक नई शिक्षा नीति लागू हुई है। तो नई शिक्षा नीति में आप कितने वर्ष के हैं, तो किस क्लास में रहेंगे, कैसे है, पूरा सिस्टम बदल गया। जो 10th का बोर्ड एग्जाम होता था, अब वो बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, ऐसे ही पेपर होगा सेमेस्टर वाइज में। अब बोर्ड एग्जाम किसका होगा? 12 का, यानी कि कक्षा 12 का एग्जाम, बोर्ड एग्जाम होगा। 10th का नहीं होगा, अब केवल 12 का एग्जाम होगा। यह भी जानकारी आप बीच बीच में देते हैं, क्योंकि आपके भाई या बहन छोटे हैं तो पढ़ रहे होंगे, तो उनको भी जानकारी आप दे सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं प्रकाश का अपवर्तन की। अब जैसे कि आप हमारा वीडियो ये देख रहे हैं, आपके छोटे वाले भाई अगर 10th में है, 11th में है और 12 में है, तो वो भी ये वीडियो देख सकते हैं, उनके भी लिए ये लाभकारी है। अब आगे बात करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश का अपवर्तन बता दे रहे हैं क्या है। अब प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, सीधा सा एक फंडा इसका। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या होता है? प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में होने जाने पर होने वाली परिवर्तन को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अब जैसे क्या है, हम आपको एकदम देखो दो भाषा में समझा दे रहे हैं। जैसे कोई प्रकाश है, यहां से है, यहां गया, अब इधर से सीधा चला गया यहां, लेकिन जो प्रकाश हमारा पड़ा देखो थोड़ा सा खाली हट गया, और एक सीधा जाना चाहिए, सीधा निकल गया। तो मतलब एक तरफ हवा है और एक तरफ जल भरा हुआ है। तो यानी कि हवा से जल, सघन माध्यम तथा विरल माध्यम, सघन से विरल, विरल से सघन, ठीक है। यानी ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे लिखा हुआ है हवा ऊपर है, कांच नीचे है। क्या है? हवा ऊपर है, कांच नीचे है। देखो बाई एग्जाम्पल तो जैसे कि एक सैंपल कांच ले लो, अगर प्रकाश आप मारोगे तो सीधा जो प्रकाश मारना है तो थोड़ा सा हटके, थोड़ा तिरछा हो जाएगा केवल, लेकिन जाएगा उसी पार, ठीक है। यानी कि प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश होने में परिवर्तन की जो घटना होती है, उसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आपके सामने दो फिगर बने हुए हैं, हमने दोनों में बता दिया है कि एक तरफ कांच है और एक तरफ हवा है, एक तरफ का हवा है, एक तरफ जल है। तो हमने दोनों के चीज फिगर के बारे में बता दिया है। अगर कोई चीज छूट गया है तो आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है। तो यानी कि ये जो है पार्ट 3 आप प्रकाश चल रहा है, ये पार्ट 3 प्रकाश में अब आपको प्रकाश का परावर्तन मिलेगा, अपवर्तन मिलेगा। परावर्तन तो हो चुका है, अब इसके बारे में हम जानकारी अपवर्तन के बारे में देंगे। तो ये जो है हमने जितनी भी पढ़ाया है, तो आज की क्लास हम यहीं तक की रखते हैं। बाकी अगली क्लास अब अगले दिन। आप वीडियो तो देखते हैं, चैनल नहीं सब्सक्राइब करते हैं, जैसे आपके है और देख रहे हैं, ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, केवल देखते हैं। आप ही के लिए तो हम वीडियो बना रहे हैं, आप ही चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, कोई पेड चार्ज नहीं ले रहे हैं। तो आपका क्या काम है, आप वीडियो अच्छे से देखें, आपका सिलेक्शन हो, हमारा चैनल जो है आप पढ़ोगे तो उसे सब्सक्राइब करोगे, कि आप ही लेके तो हम मेहनत कर रहे हैं। तो यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दिया करें। तो हम आज की क्लास यहीं तक की रखते हैं। धन्यवाद।